हाँ जी भी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एड मैथ्स पेपर 2 कैम्ब्रिज ओ लेवल मई जून 4037/22। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5x+2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, तो इसका मैं पहला केस अगर लिखूं तो वह है 5x+2 इज ग्रेटर देन 3। आप इसको क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, मतलब दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तब भी सही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा तब भी। 5x is greater than 1, 3 minus 2 is 1, तो x is greater than equal to 1/5। ये पहला चीज़ आ गई हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास केस है वो है 5x+2 इज लेस देन इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। जब दूसरे साइन की बात कर रहे हैं तो हमने वो चेंज कर लिया, इनक्वालिटी का साइन। 5x इज लेस देन इक्वल टू -5, x इज लेस देन इक्वल टू -1। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आओ, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि इन दिस क्वेश्चन ऑल लेंथ आर इन मीटर्स एंड ऑल टाइम इज इन सेकंड्स। ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का है और वो हमारे पास है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास वो कह रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। पहले ये हमारे पास ये जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक टाइम्स लीनियर इज अ क्यूबिक थिंग। ठीक है, इसके अगर मैं इंटरसेप्ट, अब इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। जब t = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है s = 4² इंटू -1 विच इज -16। तो ये आ जाएगा -16। और जब हम s को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यूज आती हैं t = 4 एंड t = 1। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। ये आ जाता है रेड से 1, ये आ जाता है रेड से 4। और हमारे पास इसकी जो शेप है वो क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी ऐसे शेप बनने की। अगर होता नेगेटिव, लाइक इधर अगर साइन नेगेटिव होता आगे, तो इसकी इस तरह वाली शेप बनती। अभी पॉजिटिव है तो हम इसकी पॉजिटिव शेप बना लेते हैं। लेट्स मेक द शेप ब्लू कलर, यहाँ से टेंजेंट और इधर से ऐसे। ठीक है, इसको अगर मैं सही बनाऊं, इसको फिर हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 हो गया, इसको हम कर लेते हैं ये 1 हो गया, एंड ये हमारे पास जो है वो -16। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड एन एक्सप्रेशन वेलोसिटी v इन ऑफ p, गिव योर आंसर इन फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट इट। ds/dt विच इज इक्वल्स टू v, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आएगा v u' t-1 इंटू u', 2t-4 इंटू 1 प्लस uv', t-4 का होल स्क्वायर इंटू 1। ये हमारे पास बनता है t-1 इंटू t-4 इंटू 2 प्लस t-4 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम और करें, t-4 को कॉमन ले लें तो ये बनता है 2t-2 प्लस t-4। t-4 को कॉमन ले ले अगेन, 2t माइनस प्लस टी बनता है 3t-6। इसमें से अगर मैं 3 को बाहर कॉमन ले लूँ तो ये बनता है 3t-4 t-2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v। नेक्स्ट ही says to graph it. Okay, first when t = 0, to find the y-intercept, it's 3 into 2, 4 into 2 which is 8, and it is 24। हमारे पास आ जाता है 24। एंड जो इंटरसेप्ट एक्स के होंगे वो हो गए, जब v0 है तो वो आ जाएगा t = 4 एंड t = 2। ठीक है, तो 2 और 4, तो ये हमारे पास इसकी कर्व बन जाएगी। इसमें भी
इसको आगे पीछे कर लेते हैं वैल्यूज को। आप पहले कर्व बना लिया करो, उसके बाद आप जो है वो अपनी वैल्यू इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हमने, क्योंकि यहाँ आपने स्केच करना है, आपने वो पूरी तरह स्केलिंग या स्केल करके ग्राफ नहीं करना। बट उसने ये कहा था सिटिंग इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस, इन इंटरसेप्ट्स के ही नंबर है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पी, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3t माइनस ये वाली थी इसको, ठीक है। अब हमारे पास है 3t-2, 3t-2 बाय इंटू वी यू, क्या नाम है, यू प्राइम विच इज 1 एंड प्लस यू वी प्राइम। ओके, प्लस v-4। ये बनता है हमारे पास 3 बाहिर 2t-6 विच इज इक्वल्स टू 6t-18। ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन। अब हमने इसको जो है सिंपली ग्राफ कर लेना है, y इक्वल टू 6t-18। ठीक है, सो वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेप्ट है -18, y का, क्योंकि जब t 0 है तो y क्या है, -18। दिस इज -18। पॉजिटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है। और हमारे पास जो y जब 0 है तो हमारे पास t क्या आ जाएगा, 18/6 विच इज 3। दैट इज इट, इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है कॉम्पोजिट फंक्शंस, इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ में हमने जी ऑफ एक्स डाल लेना है, √x+2 ओवर √x+2 +2 +4, सॉरी, +4 इक्वल्स टू 1। 3 √x+2 इक्वल टू √x+2 +4। इट इज सो इजी, बस इसको हमने लेफ्ट साइड में कर लेना है। इट इज 2 √x+2, मतलब उसको लेफ्ट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट करा दिया, इक्वल टू 4। √x+2 इक्वल टू 2, x+2 इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन। अच्छा, डिफरेंशिएशन। अब वो कहता है कि गिवन दैट y इक्वल टू 4 sin 2x cos 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्राइम dy/dx at x equal to pi/6। Okay, let's find it by using the product rule। dy/dx, 4 is a constant, बाहर आ गया। cos 2x into sin 2x की डिफरेंशिएशन विच इज 2, sin 2x की क्या होती है, cos 2x। sin 2x की 2 बाहर आ गया, फिर cos 2x प्लस u sin 2x इंटू cos 2x की क्या होती है, -2 sin 2x। ओके, dy/dx is equals to 4। कैन आई मेक 2 कॉमन, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया, ये आ गया cos स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x। अच्छा, गुड हो गया। dy/dx एट x इक्वल टू pi/6। जब हमने बस इस एक्सप्रेशन में, क्या नाम है वो, x की जगह pi/6 प्लग इन कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास जो y प्राइम या जो dy/dx है वो आता है हमारे पास -4। ठीक है, नेक्स्ट आओ। A curve has an equation this, ऊपर वाली है, the normal to the curve at x equal to pi/6 meet the x। अच्छा, the normal to the curve, सवाल को ध्यान से पढ़ो। जो इस कर्व का जो नॉर्मल है, ये इसकी टेंजेंट है इस कर्व की। ये मैंने एक कर्व बना दी है अभी, ये इसकी टेंजेंट है और ये इसकी जो नॉर्मल है, ये इसकी नॉर्मल है। v at x equal to pi/6, ये x equal to pi/6 है।
मीट से एक्स एक्सिस है पॉइंट पी, पॉइंट पी पे वो जो है वो एक्स एक्सिस को मीट कर जाता है। तो पी का कोऑर्डिनेट मुझे एक पता चल गया है कि पी का जो है वाई कोऑर्डिनेट, वो तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्स यू, और इसको मैं कह देता हूँ जीरो। ठीक है, क्योंकि पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो फिर जीरो ही होगा ना, क्योंकि जब एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो। कह रहे पी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताओ, डेसिमल में नहीं, एग्जैक्ट। ठीक है, बता लेते हैं। हमें पहले पता है कि जो डी वाई और डी एक्स होता है ना, वो क्या चीज़ होती है। डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स होता है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट विच इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमें पता है एट एक्स इक्वल टू पाई ओवर सिक्स। तो हमारे पास वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट -4। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमें पता है कितना है, -4। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल कितना होगा, 1/4। ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट पेज गिवन है नहीं, इतनी स्पेस है। ठीक है, तब हम अब हमें पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है y-y1 इक्वल टू mx-x1। हमें पता है x इक्वल टू पाई ओवर 6 है। अब हम y का जरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले जब x इक्वल टू पाई ओवर 6 है। 4 sin 2 पाई ओवर 6 इंटू cos 2 पाई ओवर 6। जब हम ये करते हैं हमारे पास y आता है √3। ओके, अब y -√3 इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स -पाई ओवर 6। यस, अब लेट्स सॉल्व इट। जब y को जीरो करना है, क्योंकि p का हमारे पास जीरो है, जीरो माइनस वाई कोऑर्डिनेट जीरो, √3 -1/2। इसको मैंने कहा था एक्स यू -पाई ओवर 6। ठीक है, बस यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 4 √3 प्लस पाई ओवर 6 इज इक्वल्स टू एक्स यू। ये हमारे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पी के एक्स, पी के एक्स का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। अब हम लिखेंगे 4 √3 प्लस पाई ओवर 6 प्लस पाई ओवर 6 कॉमा जीरो। ये हमारे पास है पी का आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का। लेट्स सॉल्व इट। अ 4 digit number is to be found this thing using these digits. The 4 digit number must not start with zero. उसने पहली शर्त लगा दी कि वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एनी डिजिट जो है वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए, बार बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फाइंड हाउ मैनी। अब मेरे पास है 1 2 3 4, चार खाने हैं मेरे पास। पहले में जीरो नहीं आ सकता, पहले में जीरो नहीं आ सकता, तो मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी पीछे, 3 4 5, पांच मेरे पास ऑप्शन रहेगी। ठीक है, मैं कह लेता हूँ मैंने दो इस्तेमाल कर ली, ये हो गई। अब मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी, अब तो जीरो आ सकता है ना, तो अब मेरे पास कितनी होगी, 5 ऑप्शन रहेगी। मैंने जीरो ही ले ली। अब मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी, 1 2 3 4, चार ऑप्शन रहेगी मेरे पास। मैंने चार ले लिए लेट्स से। अब मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी, मेरे पास तीन ऑप्शन रहेगी। मेरे पास तीन ऑप्शन रहेगी। अब इसको मैं कहता हूँ मैंने पांच ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसको बस मल्टीप्लाई करने, 5 × 5 × 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 300। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट बस है कि फाइंड हाउ मेनी इवन 4 digit नंबर्स कैन बी फॉर्म। कैसे फॉर्म होंगे, जब आपका लास्ट डिजिट जो है वो इवन होगा, 2 4 0 6 या 8 होगा। पहले मैं कर लेता हूँ कि हमारा पास जो नंबर है ना वो जीरो पे एंड हो रहा है, जीरो पे एंड हो रहा है, हम कर लेते हैं भी जीरो पे एंड हो गए। वन ऑप्शन रहेगी। बाकी कितने हैं, चार। जीरो पे से स्टार्ट ही नहीं हो सकता था, एक तो पहले ये बात थी। जो अब हमारे पास स्टार्ट में कितनी ऑप्शन रहेगी, पांच, पांच। फिर हमारे पास कितनी ऑप्शन है, चार, चार। फिर हमारे पास तीन, तीन। ठीक है, तो ये हम करते हैं 5 × 4 × 3 विच इज इक्वल टू 60। हमारे पास अब दूसरा केस है कि जो हमारे पास एंडिंग डिजिट है वो जीरो नहीं है, वो हमारे पास इवन नंबर है कोई। तो 2 4 6 8। तो हमारे पास चार ऑप्शन है एंड के लिए। मैं कहता हूँ मैंने टू को चूज कर ली। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट डिजिट है, उसके लिए हमारे पास क्या है, उसमें तो हम जीरो चूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास कितनी ऑप्शन रह गई है, चार ऑप्शन रह गई उसके लिए। हमारे पास है चार ऑप्शन, मैंने कहा पांच को मैंने चूज कर दी।
अब हमारे पास कितनी ऑप्शन रहेगी? अब हम जीरो को चूज कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन अगेन लेफ्ट। मैंने कहा जीरो को चूज कर लिया। अब हमारे पास कितनी ऑप्शन रहेगी? 3। तो हम कहेंगे 4 × 4 × 3 × 4। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 192। तो 60, जो टोटल अब हमने करना है वो 60 + 192 विच इज इक्वल्स टू 252। ओके। अब वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 कैन बी फाउंड। वो डिजिट्स जो कि 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब इसका भी पहले एक केस है जब एंड में जीरो आ रहा हो या एंड में 5 आ रहा हो। एंड में जीरो आ रहा है तो एंड में हमारे पास ऑप्शन है 1। बाकी शुरू के लिए कितनी ऑप्शन जाएगी? 1 2 3 4 5। 5, फिर 4, फिर 3। तो आता है 5 × 4 × 3। ये हमारे पास कितना होता है? ये था हमारे पास 60। दूसरा केस हमारे पास है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5। तो हमारे पास लास्ट डिजिट अगर 5 है तो तब भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना। और हमारे पास शुरू में कितनी ऑप्शन जाएगी? 5 हो गया और जीरो तो हो नहीं सकता पहले में, तो 1 2 3 4, तो पहले में 4 ऑप्शन। दूसरे में भी 4 होगी क्योंकि अब जीरो होगा। ठीक है, इसको इस तरह देखो। हमारे पास पहले हमने 5 चूज कर लिए, फिर हमने लेट्स से 2 चूज कर लिए। अब हमारे पास कितनी ऑप्शन है? 1 2 3 4। 4, जीरो चूज कर ली। फिर हमने कर लिया 3, क्योंकि फिर हमने 4 चूज कर ली। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 4 × 4 × 3। ये होता है हमारे पास 48। 60 + 48 हमारे पास होता है 108। ये हमारे पास आंसर आ गई। अब हमारे पास है कि भाई इस इक्वेशन में से एन निकालना है, हमने निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि ये इसमें से हमने एन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए पहले आपको एनसीआर का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल/r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर एक और आपको फॉर्मूला बताना चाहिए कि n फैक्टोरियल = n n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इट गोज सो ऑन के 7 फैक्टोरियल = 7 × 6 फैक्टोरियल। ये आपको पता होना चाहिए। और एक और कि अब हमारे पास अगर n फैक्टोरियल है तो वो होता है n n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अब हम आते हैं जरा फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं। लेट्स चेंज कलर। n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल इंटू n+1 - 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33n - 10 इंटू n फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू n - 10 फैक्टोरियल। चलो, अब हम करते हैं n+1। अब ये वाला जो n+1 फैक्टोरियल है उस पर जरा हम लगाते हैं। अगर हम n+1 करते हैं, n+1 फैक्टोरियल = n+1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 - 1 हो गया ना, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जरा फैक्टोरियल का जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ये हमारे पास आ गया। अब हम लगाते हैं n+1 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर ओवर 12 फैक्टोरियल इंटू n - 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33n - 10 n फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू n - 10। अब ये जो n - 10 है इसको जरा हम इसको भी लिखते हैं। n - 10 का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है? वो होता है n - 10 इंटू n - 10 - 1 विच इज n - 11 फैक्टोरियल। ये बनता है n - 10 इंटू n - 11 फैक्टोरियल। अब लेट्स कैंसिल थिंग्स आउट। इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से। अच्छा, इसको हम भी हम काट सकते हैं। ये कटा इधर से। ठीक है, अब हमारे पास बनती है n+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33 इंटू 12 फैक्टोरियल
ओवर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जो बस ये ख्याल रखना है कि जो n+1 है वो होगा अंडर रूट, प्लस का ओनली अंडर रूट, माइनस का नहीं। 33 × 12 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। अब हमारे पास n आएगा इससे, लेट्स कैलकुलेट। अंडर रूट 33 × 12 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। 66, n+1 = 66 और n = 65। n = 65। क्वेश्चन 6 हमारे पास, रेट ऑफ चेंज का वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस। पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 4/3 πr³ और जो सरफेस एरिया होता है ऑफ अ स्फीयर, इट इज इक्वल्स टू 4πr²। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट। उसने बोला है कि dv/dt आपको पास गिवन है, जो कि 2π। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्फीयर। अच्छा, वो कह रहे हैं ds/dt आपने बताना है मुझे, और जब वॉल्यूम जो है ना वो आपके पास है 36π। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, करते हैं। तो अब हमें पता है जो dv/dt है वो उसने कैसे निकाला है, वो आता है dv/dr से इंटू dr/dt से। और जो ds/dt है वो हमारे पास कैसे आएगा, वो आएगा हमारे पास ds/dr से इंटू dr/dt से, ओवर dt से। ठीक है, तो dv/dt हमारे पास है कितना, 2π। dv/dr है, मतलब इसको जो है ना आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। πr², 4πr² क्योंकि 3 से कट गया और 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा। 4πr² इंटू dr/dt विच इज नॉट नोन, हमने वही तो फाइंड करना। ये पाई इससे कट गया पहले, और ये आ जाएगा 1/2 = r² इंटू dr/dt। अब हमें एक बात पता है, उसने बोला है कि वॉल्यूम जो है वो 36π है। तो जब वॉल्यूम 36π है तो रेडियस क्या है, कर लेते हैं कैलकुलेट। 36π इज इक्वल टू 4/3 πr³। यहाँ से पाई से पाई कटा, और हमारे पास जो आर आएगा वो आएगा 36 × 3/4 का क्यूब रूट, विच इज 3। आर आ रहा है हमारे पास 3, यानी वॉल्यूम, जब वॉल्यूम से फिर 36π, यानी जब आर आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने तब आपने ये जो वो कह रहा है आपने वो फाइंड कर लिया। तो हम इधर आर की वो वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं, ताकि हमें dr/dt पता चल जाए जब r 3 है, यानी जब वॉल्यूम 36π है। तो हमारे पास dr/dt आ जाता है 1/2 विच इज 1/18। अच्छा, नाउ अब हमारे पास dr/dt की वैल्यू पता है, ds/dr हम फाइंड कर लेंगे और ds/dt हमें पता चल जाएगा जब 36π है वॉल्यूम। गुड हो गया, लेट्स फाइंड आउट। तो ds/dt विच वी नीड टू फाइंड, ds/dr इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, ये जो चीज है कर लेते ही आता है 8πr। 8πr, आर की वैल्यू हम प्लग इन कर दें, हमें पता है 8πr इंटू 3 इंटू dr/dt कितना है, 1/18। तो ds/dt हमारे पास आ गया, कितना आया हमारे पास, 4/3 π। 4/3 π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP कैन बी रिटन एज दिस। ओके, इसको जरा मैं अगर लॉग को जरा सही करूं तो ये आता है 6 ln x, 5 उसको करते हैं 10 ln x। ये जो ln x की प्रॉपर्टी, ln की प्रॉपर्टी है वो लगा रहे हैं, और 14 ln x। ओके, given at x find the least number of terms of the sum of this fraction to be greater than this। ओके, सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 प्लस n-1 b।
अब हमारे पास ए कितना है, इधर से हम ए कैलकुलेट, ए जो है निकाल, हमें पता है वो हमारे पास है 6 ln x, और जो डी है वो है हमारे पास 10 ln x माइनस 6 ln x विच इज 4 ln x। क्या मतलब, इन दोनों को माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब उसने कहा एस एन जो है ना वो आपके पास ग्रेटर देन, क्या कहते हैं, जो आपका सम ऑफ प्रोग्रेशन है ये आपका ग्रेटर देन 43 ln x होना चाहिए, ठीक है। आप कहेगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी शुड बी ग्रेटर देन 43 ln x 24, ठीक है। अब n, ठीक है, यहां से ले लेते हैं n, 2 6 ln x प्लस n - 1 इंटू 4 ln x is greater than 43 into 24 into 2 ln x। यहां से अगर मैं ln x को कॉमन ले लूं, अंदर मेरे पास रह जाएगा n इंटू 12 प्लस 4n - 4 is greater than 43 into 24 into 2। what is it, 43 into 24। यहाँ जो है मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि वो नीचे आ जाए, 24 नीचे आ जाए, इंटू 2, और फिर ये जो 2 है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2064 दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट। अच्छा, तो अब हमारे पास आएगा 12n + 4n² माइनस 4n इज ग्रेटर देन 2064। तो ये आता है 4n² + 8n माइनस 2064 इज ग्रेटर देन 0। आपने पहले ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, आपने पहले इसको सॉल्व करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, तो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। यू नीड टू शो द वर्किंग बस। तो आपके पास अभी क्रिटिकल वैल्यूज आएगी, तो आपके पास आ जाएगी 48 - 2064 विच इज -1 + √15 विच इज 20। एक आती है आपके पास 21.737, एक आती है आपके पास -23.737। तो बेसिकली आपके पास इस तरह बनती है कर्व। यहाँ आपके पास आ रही है एक -23 पॉइंट समथिंग, और ये आता है 21 पॉइंट समथिंग, और आपके पास जो रीजन है वो आपके पास ये वाला रीजन है। इसको अगर मैं कलर भी कर दूं, ये वाला रीजन आपके पास ग्रेटर देन 0 है ना, तो आपके पास ये वाला बाहर वाला रीजन। अब जो एन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, तो आप आपके पास जो एन आएगा वो आएगा 22। ये आपके पास एन का आंसर है। गिवन दैट द 25th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 408, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला इज टी एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। उसने कहा है T25 इट इज इक्वल टू 408। ये हमारे पास क्या है, 6 ln x प्लस 10 - 1 विच इज 25 - 1 विच इज 24 इंटू डी, वट इज डी विच इज 4 ln x। अब इसमें से अगर हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 408 इंटू 6 ln x प्लस 24 इंटू 4 विच इज 102 ln x। अब ln x इक्वल्स टू 4x = e⁴। इसमें जो क्वेश्चन जो है वो उसने बताया था कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप डेसिमल में नहीं लिख सकते, ये आपके पास आंसर आ गया एक्स का। अच्छा, पहले हमें क्या, पहले हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो पता होने चाहिए। जब वो पता हो गए फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब हमारे पास ये जो सारा एरिया है ये सारा ये आ जाएगा। कर्व को इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट्स ए एंड बी, ये जो इनके वाई कोऑर्डिनेट्स है ये करके हमारे पास ये सारा एरिया आ गया। अब इसके लिए तो हमें ये ट्राइंगल का एरिया ये माइनस करना है, तभी हमारे पास ये शेडेड एरिया आएगा, ठीक है। तो अब वो कैसे सब कुछ कैलकुलेट करना है वो हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई ड्रॉ द ट्राइंगल, ये हमारे पास आएगा ट्राइंगल। अच्छा, अब हम ए को पहले फाइंड करते हैं। ए हमारे पास आएगा x(a, 0), x(a) कैसे होगा, जब हमारे पास वो, मतलब इस इक्वेशन में हमने 0 y को 0 करना है। 0 = 15/x माइनस
5/x², तो ये आ जाएगा 5/x² इज इक्वल्स टू 15/x। कैंसिल द x, एंड x इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ से, वैसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हम फिर रखते हैं x इक्वल टू जीरो और फिर x इक्वल टू दूसरी सोल्यूशन, लेकिन यहाँ x इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। और ये आ जाएगा 5/x इज इक्वल टू 15, x इक्वल टू 1/3। ए का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया है 1/3, 0। बी का कोऑर्डिनेट है कि इट इज द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब dy/dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, dy/dx विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू -15, मतलब हमने इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है। 15x -1 -5x -2, याद आएगा, -15/x² प्लस 10/x³। ठीक है, मतलब -2 इंटू -5, 10, और -1 विच इज x⁻³ विच इज नीचे x⁻3। अब हम इसको करते हैं तो ये जाएगा 10/x³ इज इक्वल्स टू 15/x²। तो ये आता है 10/x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 2/3। तो b का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, व्हेन x इक्वल टू 2/3, y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू हम कर लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 15/x माइनस 5/x² में। 15/x माइनस 5/x², पुट करते हैं तो हमारे पास y आता है 45/4। तो अब हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और b के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। b हमारे पास 2/3, 45/4। तो जब एरिया है, एरिया ऑफ, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जो है इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज XB कह देता हूँ मैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू टाइम्स हाइट विच इज BY कह देता हूँ मैं। ठीक है, अब 1/2 इंटू जो 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, 2/3 माइनस 1/3, बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू द हाइट ऑफ बी विच इज 45/4। 45/4 ये हमारे पास होता है, तो ये बनता है हमारे पास हाउ मच, ये बनता है 15/8। ये बनता है 15/8 यूनिट स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ जो कर्व है उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/c से लेके 2/3 तक, x जो है वो, और y की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 15/x, जो कर्व की इक्वेशन है, माइनस 5/x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन होती है 15 ln x माइनस एक्स बाई और -2 की होती है -5x⁻⁻1 और -1 विच इज 5x⁻⁻1। ओके, 5x⁻⁻1, लिमिट्स हमने लगानी है 1/3 से 2/3 तक। लेट्स पुट द लिमिट्स 15 ln 2/3 -5 2/3 की पावर -1 माइनस 15 ln 1/3 -5 1/3 पावर -1। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, जो ln वाला पार्ट है इसको अलग अलहदा कर लेते हैं। 15 ln 2/3 -1/3। ओके, 15 ln 2/3 -15 ln
1/3। बाकी को हम कैलकुलेटर में डाल देते हैं। -5, 2/3, -1, माइनस -5, 1/3, -1, विच इज -15/2। तो ये हमारे पास अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, ये तो 2/3 है। ये जब एल एन माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये डिवाइड हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। 2/3/1/3, 1/3 -15/2। तो ये बनता है 15 ln 2 -15/2। अब जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का जो एरिया है, वो हमारे पास आएगा 15 ln 2 -15/2। जो कर्व का एरिया है माइनस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है जो हमने फाइंड किया, -15, 15/8, 15/8। ठीक है। अब हमने बस इसको कैलकुलेटर में करना है, एंड आवर आंसर विल बी -15/2 -15/8, which is 15 ln 2 -75/8। This is the answer of the shaded region। ये एरिया है शेडेड रीजन का। 9 क्वेश्चन अब हमारे पास है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस। अच्छा, इसके लिए पहले जो काम करूंगा मैं करूंगा, पहले मैं ना इसकी जो रेंज है उसको मैं सही करूंगा। उसको मैं इस तरह बराबर रखाऊंगा। बराबर आ गई। अब 3 cos/3x √3 कॉसिकेंट किसका होता है, sin 3x। तो ये आ जाएगा tan 3x = √3/3। अब अल्फा tan 1 √3/3। तो ये हमारे पास आता है tan 1 √3/3, विच इज 30 डिग्रीज। अब इसको अगर हम इस तरह बनाएं, ऐड शुगर टू कॉफी, 30 डिग्रीज। हमारी रेंज कितने तक है, 360 तक है, माइनस भी चला जाएगा। ओके। x = 30, कॉमा 180 + 30 विच इज 210 डिग्रीज। डिग्रीज एक्स नहीं, 3x, कॉमा ये आता है -150 डिग्रीज। और फिर हमारे पास आता है -330 डिग्रीज। जब इसको हम करते हैं, एक्स हमारे पास आता है 10 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, -50 डिग्रीज एंड -110 डिग्रीज। These are the four values, 5 easy marks। Next question is solve the equation। अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो रेंज है उसको हम पहले सही कर लेते हैं। π/3 > y + π/3 is greater than 2π + π/3 which is 7π/3। इसको अगर मैं नीचे डेसिमल में लिख लूँ अपनी आसानी के लिए, नीचे ये होता है 1.047 और ये हमारे पास होता है 7.33। ओके, इसको अरेज करते हैं क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है रेंज में। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से पहले तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन आपने इनको स्टिल, जब भी कैंसिल हो रहे हो लेकिन हमें पता होना कि वो जीरो इंक्लूडेड है या नहीं है, तब हम इसको वैसे नहीं कैंसिल कर सकते। इसका हम एक इस कहेंगे कि ये 0 के बराबर है, और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि भाई जो 2 cos y + π/3 है, ये = 1 है, और cos y + π/3 = 1 या 0.5 है। ठीक है। तो अल्फा = cos 1 0.5 + 0.5 हमारे पास आ गया। अब हम इसको जरा जो इसके है एंगल की वैल्यूज वो फाइंड करने शुरू करते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, एक ये है हमारे पास π/3, एक ये है हमारे पास π/3। अब
तो y+π/3 कैन बी इक्वल टू π/3 और 2π - π/3 विच इज इक्वल टू 5π/3। ठीक है। अब इससे हमारे पास सिर्फ यही दो वैल्यूज आती है, बाकी अगर हम करते हैं तो हमारी +2π इसमें करते हैं तो हमारी रेंज से बाहर चला जाता है, 7π/3 से बाहर चला जाता है। ओके। तो y इज इक्वल टू आता है हमारे पास 0, एक आंसर आता है, एक आता है 4π/3। दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसकी भी तो वैल्यूज देखनी है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 के लिए साइन y+π/3 इज इक्वल्स टू 0, और इसके लिए हमारी जो रेंज है वो है पाई, जो x, इसको अगर मैं 0 से बना लूं पहले, दिस थिंग 0 से जा रहा है, जो y+π/3 की रेंज है हमारे पास कहाँ से है, π/3 से 7π/3 तक, π/3 से 7π/3 तक। ओके। सो 0 एक दफा हमारे पता है 0 होता है, फिर ये पाई होता है, ये 2π होता है, ये 3π होता है, एंड 4π एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम इसमें कौन सी डालेंगे? क्या हम इसमें 0 डाल सकते हैं? नहीं, π/3 से बड़ा नंबर चाहिए। पाई डाल सकते हैं, हाँ जी। y+π/3 जब साइन कब 0 होगा? एक पाई डाल सकते हैं, हमारी रेंज के अंदर है। और 2π डाल सकते हैं, हमारी रेंज के अंदर है। 3π डाल सकते हैं, नहीं, 7π/3 से बड़ा चला जाएगा, वो हम नहीं डाल सकते। अब हम करेंगे y इक्वल टू पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3, और 2π माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 5π/3। तो हमारे पास ये चार वैल्यूज टोटल आ गई है y की। ये दो y की साइन से आई है और दो कॉस से आई है। ठीक है, ये आपने लिखोगे। ये अगर आपने मिस कर दी, लाइक साइन की मिस कर दी, तो उसमें आपके फिर ऑफ कोर्स नंबर कटेंगे। लास्ट क्वेश्चन, उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी एन की वैल्यूज चाहिए। अच्छा, ओके। फर्स्ट थ्री टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर्स। ओके। इन डिसेंडिंग पावर्स मतलब सबसे पहले जो पावर है उसकी बड़ी है, फिर छोटी हो रही है, फिर छोटी हो रही है। In the expansion is this can be written as this, okay, where a b n are constants. Find the values of a b n। अच्छा, अभी मेरे पास जो ये चीज है ना, इसको मैं जरा एक्सपैंड कर लूं पहले। मैं सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। एक्सपैंड का फॉर्मूला आपको जो है वो आसान जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR a n - r into br। तो ये आएगा NC0, NC1 और NC2 इंटू 1 की पावर n - वो आप ना लिखो, एक ही बात है, 1/x 0, 0 आ जाएगा, ये 1/x², 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/x², 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास n तो हमने लिखा ही नहीं, n लिख लेते हैं हम। n हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2, 2C0, 2C1, 2C2। ये आता है हमारे पास 1, ये आता है हमारे पास 2/x², ये आता है हमारे पास 1/x⁴। ओके। ये हमारे पास बनती है, इसकी एक्सपेंशन है 1 + 2/x² प्लस 1/x⁴। ओके, गुड। अब हम इसको जरा लिखते हैं कि ये है 3x² - a n, 1 + 2/x² प्लस 1/x⁴। ये किसके बराबर है? ये है हमारे पास 729x12 प्लस 972x10 प्लस bx8। ओके। अब हमारे पास क्या चीज, हमें क्या क्या चाहिए? n की वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहां से फिर हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं फाइंड? अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां से, वैसे अब मुझे करना है कि x12 यहाँ लाना है, तो मुझे यहाँ से इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक x12 का आएगा जो कोफिशिएंट होगा, फिर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, तभी मेरे पास ये ए की वैल्यूज और फिर बी की वैल्यूज भी इसी तरह फाइंड होंगी। पर मसला ये एन का है, ये एन का क्या किया जाए? हमें एन तो पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि जो इस जो चीज है, ये जो हमारे पास बाइनोमियल है, अब इसमें इसमें भी सवाल में भी गया, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी जो पहली पावर है ना वो सबसे मैक्सिमम है।
अब पहली पावर सबसे मैक्सिमम कब होगी, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, पहली पावर सबसे मैक्सिमम कब होगी। अभी ये आपको बात जरा आप लिख लो या नोट कर लो कि जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म इस केस में यहाँ वो आपकी सबसे हाईएस्ट पावर है, और जो द हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर है उसकी। और फिर जो आपकी पावर है, एंड देन पावर जो है वो आपकी डिक्रीजेस हो रही है, पावर आपकी कम होती जा रही है, पावर डिक्रीजेस। ओके, यानी अब अगर मुझे पहली टर्म में अगर इस फॉर्मूले को देखूं, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर इंटू बी आर। तो मेरे पास जब r इधर, जब r में अगर मैं लेट से n की वैल्यू में 5 अज्यूम कर लेता हूँ, 5, तो 5c0 इंटू एक्स, अगर मैं ये वाली इस अगर हम इस टर्म की, क्योंकि जब x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आए, तब हमारे पास है n। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला करूं, एन सी आर 3x² इंटू एन माइनस आर इंटू बी आर विच इज माइनस ए की पावर आर। अच्छा, अब हम करते हैं जरा अज्यूम करते हैं, एन है हमारे पास 5, तो 5c0 3x² इंटू 5 - 0। पहले हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी 10 की, 3x की पावर 10 की। ओके, अब मैं करता हूँ कि भाई 5 को किया, 5c1 की बारी आ गई है। 5c1 3x² इंटू 5 - 1 विच इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। पहली टर्म है 3x की पावर 10 की, पहली टर्म है x की पावर 10 की, फिर हमारे पास है टर्म x की पावर 8 की। अच्छा, पावर डिक्रीज हो रही है x, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म में तो पावर सबसे जो मैक्स जो स्टार्ट होती है वो मैक्सिमम पावर से होती है, ग्रेटेस्ट पावर से होती है। इसमें इस अगर इस केस में मुझे फाइंड करना है कि क्या नाम है, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर कहाँ से है, तो उसके लिए मैं r को क्या करूंगा, 0, पुट r इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इन एक्सपेंशन। ओके, तो अब r को 0 पुट कर देते, एन सी 0 3x² इंटू एन इंटू माइनस ए की पावर 0 विच इज 1। अब हमने ये किसके बराबर रखना है, मसला तो ये NC0, अब NC0 क्या होता है, 1 इंटू 3x² n। अब हम ये किसके बराबर रखें, यहाँ मतलब इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब मैं जैसे 1 को करता हूँ, 1 को अगर मैं यहाँ से x की पावर 12 होगी, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास x की पावर 12 आएगा। दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फिगर आउट। मैं 1 को अगर x की पावर 12 से करता हूँ मल्टीप्लाई, x की पावर 12 से, तो मेरे पास 729 x की पावर 12, जो इन दो टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो उसके इस तरह है। तो इसमें मुझे कौन सी वो मैक्सिमम टर्म चाहिए जिसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूं, जो यहाँ 1 है, अगर मैं 1 को उससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाली टर्म है। 1 को मैंने x की पावर 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मेरे पास यहाँ x की पावर 12 आए। ठीक है, तो ये आपने इसको एज यूज करना है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हमारे पास आएगा n कितना होना चाहिए फिर यहाँ, 12, 12, यहाँ मुझे 12 चाहिए, वरना x जो है, x की पावर 12 टर्म मेरे पास आ जाएगी इसके अंदर। ओके, 12 करते हैं, तो मतलब x की पावर 12, ये इधर से इग्नोर, 2n = 12, n = 6। ओके, नेक्स्ट पेज में आते हैं जरा, ये एक्स्ट्रा पेज है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास n आ गया, वन वेरिएबल सॉर्टेड आउट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास n आ गए तो जरा हम इसकी एक्सपेंशन कर लें। ठीक है, 3 या 4 टर्म्स की आप एक्सपेंशन कर लो, 3 टर्म्स की तो आप लाजमी कर लो, 6, तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c0। अब ये जो पहली टर्म है ना, ये x की पावर 12 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने शो करा है कि 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है उसको, तो ये x की पावर 12 होनी चाहिए। 3x² इंटू 6, फिर 3x² की पावर 5, फिर 3x² की पावर 4, ये है -a -a -a, 2 1
0। अब ये हमारे पास बनता है, नेक्स्ट हमारे पास बनती है -1458 ए एक्स की पावर 10। फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास बनती है 1215 ए स्क्वायर एक्स की पावर 8। अब हमने इनको क्या करना है देखना है, मतलब यूज करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन। 729 एक्स की पावर 12 -1458 ए एक्स की पावर 10 +1215 ए स्क्वायर एक्स की पावर 8। इसको लेफ्ट कर लेते हैं। और ये तो हमारे पास ऊपर जो थी 1 + 2/x² +1/x⁴। अब ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर 729 एक्स की पावर 12 के +972 एक्स की पावर 10 के +b एक्स की पावर 8 के। अच्छा, तो अब हम जरा देखते हैं कि 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 729 से, x⁴ 12 सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी किसी को करूँ, बाकी की पावर ही लो हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर। तो हम x⁴ 10 कर करते हैं अब। ठीक है, x⁴ 10 की बात करते हैं। तो -1458 ए प्लस ये चीज जब इसके साथ होगा तो ये तो x⁴ 10 हो जाएगी, तो इसको भी लेंगे हम। 729 × 2 = कोई और आ रहा है नंबर, इसको करते हैं, नहीं होता। इसको करते हैं, ये भी नहीं होता। ओके, इसको किसी बाकी के साथ करते हैं, नहीं होगा। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है 972 के। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए हमारे पास आता है 1/3 के। ओके, अब हम जो x⁴ 8 है उसको करते हैं। x⁴ 8 1215 ए स्क्वायर। ए आपने जो ऊपर निकाला है वो आपने सब्स्टिट्यूट करना है। जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जब ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 10 हो जाता है, और ये चीज मल्टीप्लाई होगी ये 8 हो जाएगा। ओके, -1458 × 2 ए। ओके, अच्छा, अब जब ये चीज होगी इसके साथ ये हो जाएगा x⁴ 6। गलत, ये हमें 8 की चाहिए। 4 जब इसके साथ हो, ओके ये आ जाएगा फिर। +729 और 4 होगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 नहीं। तो अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है b के। अब a की वैल्यू हमने ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये यहाँ प्लग इन करनी है। ओके, तो हमारे पास b आ जाएगा फिर -108 के। b = -108। ये हमारे पास पूरा पेपर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।